क्या आप जानते हैं, अगर इंसान अपनी भावनाओं पर काबू कर ले और सोच समझकर फैसला लेना शुरू कर दे, तो अपराध की जो वारदातें होती हैं वह काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी। लोग अपनी भावनाओं को अपनी ईगो से जोड़ लेते हैं और ईगो बिना कोई बुरे काम किए शांत नहीं होती। आज की कहानी एक ऐसी ही सच्ची घटना के बारे में है, जब एक माँ अपनी बेटी को ढूंढने का हर प्रयास करती है, हर जत्न करती है। लास्ट में वह बेटी मिली भी, मगर उसकी हालत ऐसी थी कि डीएनए टेस्ट करवाना पड़ा। आज हम बात करने वाले हैं सहनूर जहां केस के बारे में। इस कहानी की शुरुआत होती है देहरादून से। सहनूर देहरादून संस्कृति विहार कॉलोनी आईएसबीटी के पास एक किराए के कमरे में रहती थी। सहनूर की उम्र 24 साल थी। वह संस्कृति विहार के पास में ही एक ब्यूटी पार्लर में काम करती थी। सहनूर के माता पिता और सहनूर के रिश्तेदार हरिद्वार में रहते थे। हालांकि ऐसा नहीं था कि सहनूर अपने परिवार वालों से झगड़ा करके या घर छोड़कर आई थी। सहनूर बस अपनी लाइफ में खुद से कुछ करना चाहती थी और अपने परिवार को फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहती थी। सहनूर अपनी माँ सहरो जहाँ के ज़्यादा करीब थी। सहनूर की रोज़ अपनी माँ सहरो जहाँ से फ़ोन पर बात हो जाती थी। वह जो भी कमाती थी उसमें से हर महीने थोड़े बहुत पैसे घर पर भी भेजा करती थी। सब कुछ सही चल रहा था। बेटी भी अपनी ज़िंदगी में खुश थी। अच्छे से ब्यूटी पार्लर में काम करती थी, पैसे कमा रही थी। घर पर भी माता पिता ठीक है। लाइफ में किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं थी। यह एक नॉर्मल परिवार था। लेकिन फिर अचानक से घर की एक बेटी के साथ कुछ अनहोनी हो जाती है। यह बात 2023 के आखिरी महीने की यानी दिसंबर की है। 25 या 26 दिसंबर के बाद सहनूर की अपनी माँ से फ़ोन पर बातचीत होना बंद हो गई। 27 दिसंबर के आसपास माँ ने नॉर्मली हालचाल पूछने के लिए अपनी बेटी को कॉल किया, मगर उसका फ़ोन स्विच ऑफ बताने लगा था। माँ ने पहले सोचा कि वह अपने काम में व्यस्त होगी, क्योंकि ब्यूटी पार्लर में काम अनियमित होता है। कब कहाँ से, किस शादी से, किस फंक्शन से बुलावा आ जाए, कुछ कह नहीं सकते। हो सकता है कि सहनूर भी काम की वजह से फ़ोन चार्ज करना भूल गई होगी। माँ ने कई घंटों के बाद फिर से फ़ोन ट्राई किया, लेकिन अभी भी उसका फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा था। माँ के पास सहनूर के कुछ दोस्तों के नंबर भी थे। माँ ने उनको कॉल करके सहनूर के बारे में पूछा, लेकिन सहनूर के दोस्तों को भी कोई आइडिया नहीं था कि सहनूर कहाँ है। एक ने कहा कि ब्यूटी पार्लर के काम में दूर दूर तक जाना होता है, हो सकता है कि उसी वजह से कहीं गई हो। धीरे धीरे वक्त गुजरता रहा और माँ की चिंता बढ़ती रही। माँ ने अपने घर में सबको बताया कि सहनूर काफ़ी दिनों से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। माँ ने रिश्तेदारों से बात की, जिनका भी सहनूर से अच्छे रिश्ते थे, जिनकी उससे अक्सर बात होती थी। शायद सहनूर ने किसी से कुछ कहा हो, कहीं जाने की बात बोली हो। भले ही माँ और बेटी की रोज़ बात होती हो, लेकिन जब आखिरी बार बातचीत हुई तो उसने नॉर्मल बात की थी। नॉर्मल हालचाल लिया था, काम के बारे में बातें हुई थी, मगर उसने ऐसा कुछ भी नहीं बताया कि उसे कहीं बाहर जाना है या कहीं दूर जाना है। अगर ऐसा होता तो वो माँ से ज़रूर बताती। इसी बीच माँ अपनी बेटी की तलाश करते हुए कुछ रिश्तेदारों के साथ देहरादून जा पहुंची। वहाँ सहनूर के किराए के मकान में गई, जहाँ पर वह रहती थी। पता चला कि वहाँ पर तो ताला लगा हुआ है। माँ ने मकान मालिक से पूछा, आस पड़ोस के लोगों से बात की, तो पता चला कि 26 दिसंबर के दिन सहनूर को आखिरी बार देखा गया था। उसके बाद से वह नज़र नहीं आई। सहनूर जहाँ पर काम करती थी, माँ ने वहाँ पर भी जाकर पता किया, लेकिन उधर भी यही पता चला कि सहनूर आखिरी बार 26 दिसंबर के दिन ही काम पर आई थी। उसके बाद उसने काम पर आना ही बंद कर दिया था। अभी निराश होकर माँ वापस अपने घर यानी हरिद्वार आ गई। ऐसे ऐसे शहरों का पता करते करते माँ को लगभग महीनों गुजर गए। 26 दिसंबर 2023 को सहनूर लापता थी। अभी तो नए साल का पहला महीना यानी जनवरी 2024 भी खत्म होने वाला था। अभी आखिर में माँ के पास बस एक ही ऑप्शन बचता है कि वो पुलिस प्रशासन 27 जनवरी 2024 के दिन सहरुल जहाँ अपने इलाके के पुलिस स्टेशन में जाती है। वैसे तो ये हरिद्वार के जमालपुर कला इलाके में रहती थी। वहीं पास के थाने में पहुंची। वहां पर बताया कि इनकी बेटी देहरादून में रहती है और वहीं पर काम करती है। उससे महीने भर से कांटेक्ट नहीं हो पाया है
अभी मदद कीजिए। जब पुलिस को पता चला कि यह मामला देहरादून का है, तो उन्होंने कहा कि अभी आप देहरादून के थाने में जाकर पता कीजिए। अभी 29 जनवरी के दिन माँ कुछ लोगों के साथ देहरादून के पटेल नगर थाने में पहुंचती है। वहां पर अपनी बेटी के बारे में बताती है कि सहनूर नाम की इनकी 24 साल की बेटी पिछले 1 महीने से गायब है। किसी भी तरीके से उससे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। हर जगह पर पता कर लिया लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। माँ ने बताया कि सहनूर के पास एक स्कूटी भी थी। जब मैं अपनी बेटी की तलाश करते हुए उसके किराए के मकान में पहुंची तो वहां पर उसकी स्कूटी भी नहीं थी। हो सकता है कि वह कहीं चली गई हो। अभी पुलिस ने माँ सहरुल जहां से और भी सवाल किए, जैसे कि आपकी बेटी क्या काम करती है, कहाँ कहाँ पर वो जा सकती है, उसके दोस्त कौन कौन से हैं, आखिरी बार जब उससे आपकी बात हुई तो उसने क्या क्या बताया। माँ पुलिस के सारे सवालों के जवाब देती है। एक और चीज़ इन्होंने बताई कि सहनूर अपनी फ्रेंड्स के साथ कभी कभी घूमने भी जाया करती थी, खास तौर से जब उसके पास काम ना हो, छुट्टी हो या फिर किसी ऐसी जगह से काम आ जाए जहाँ पर घूमने लायक अच्छी जगह हो। काम के बाद वह अपनी साथी मेकअप आर्टिस्ट के साथ घूमने जाती थी। यह बात सुनकर पुलिस ने भी शुरू में बोल दिया कि आप बेकार में चिंता कर रही हैं, लेकिन घर वालों के कहने पर पुलिस सहनूर की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कर लेती है। मगर पुलिस शुरू में कुछ खास एक्शन नहीं लेती। सोचा कि समझदार लड़की है, कहीं घूमने गई होगी, आ जाएगी। यही सोचकर यह केस शुरू में ठंडा पड़ा रहता है। सहनूर की माँ और बाकी घर वालों ने रोज पुलिस स्टेशन के चक्कर काटना शुरू कर दिया और रोज अपडेट लेने लगे। इसी वजह से पुलिस पर भी थोड़ा प्रेशर पड़ता है, जिसके बाद इन्होंने अपनी तरफ से भी कार्रवाई शुरू कर दी। जिस इलाके में सहनूर रहती थी वहां पर जाकर पुलिस ने पूछताछ की तो पता चला कि सहनूर इस इलाके में दो अलग अलग जगहों पर कमरा लेकर रहती थी। पहले वाले मकान मालिक ने बताया कि वो यहाँ पर 2-3 सालों से रह रही थी। फिर सितंबर 2023 में उसने घर खाली कर दिया। पुलिस ने जब इसी इलाके में दूसरी जगह पर पता किया तो पता चला कि सितंबर 2023 से सहनूर यहाँ पर रहती थी। इसी दूसरे वाले घर में ही रहते हुए सहनूर गायब हुई। आस पड़ोस में बातचीत करने पर सामने आया कि सहनूर 26 दिसंबर से यहाँ पर नहीं दिखी थी। माँ ने भी पहले यही बात बोली थी। पुलिस ने ब्यूटी पार्लर में भी जाकर पूछताछ की। सारी जगहों पर छानबीन करने के बाद पुलिस को इतना समझ में आ गया कि लड़की कहीं चली गई है, लेकिन फिर भी पुलिस के मन में कुछ खटकता है। पुलिस एक बार फिर से संस्कृति विहार कॉलोनी जाती है और वहाँ पहले वाले मकान मालिक से पूछती है कि अगर सहनूर यहाँ पर कई सालों से रह रही थी तो फिर उसने किस वजह से मकान खाली किया, क्या कभी उसने आपसे कुछ बताया हो। सहनूर के घर वाले पुलिस पर भरोसा करके वापस अपने घर हरिद्वार चले गए थे। पुलिस भी अपनी जांच में जुटी हुई थी। घर के मकान मालिक के अनुसार सहनूर का कोई दोस्त था, वही उससे मिलने के लिए आता था। जब उसका घर पर अक्सर आना जाना हो गया, तभी सहनूर ने मकान खाली कर दिया। फिर पता चलता है कि वह दोस्त और सहनूर इसी इलाके में कहीं और कमरा लेकर साथ में रहने लगे हैं। यह बात सुनकर पुलिस दूसरे वाले मकान मालिक के पास फिर से गई। उनसे लड़के के बारे में पूछा, क्या यहाँ पर सहनूर के साथ कोई और भी रहता था। मकान मालिक ने इसका जवाब हाँ में दिया, मगर रेंट एग्रीमेंट सहनूर के नाम पर था और वही किराया किराया भी देती थी। आस पड़ोस के लोगों ने भी यह बात कंफर्म की। इस घर में सहनूर के साथ उसका कोई दोस्त भी रहता था, मगर जब सहनूर दिखना बंद हो गई तब से वह लड़का भी गायब हो गया। हो सकता है कि दोनों साथ में ही कहीं चले गए हों। अब इसके बाद पुलिस सहनूर की माँ से इस बारे में पूछती है कि क्या कोई आपकी बेटी का दोस्त भी था जो उसके साथ यहाँ पर रहता था। माँ ने इसे सरासर मना कर दिया। ऐसी कोई बात नहीं थी। सहनूर के तो कई दोस्त थे, सहेलियाँ भी थी, मगर वो अपने घर में अकेली रहती थी। उसके साथ और कोई नहीं रहता था। सहनूर ने इस बात का भी जिक्र कभी नहीं किया था। उसके साथ कोई और भी रहता है। माँ ने इस चीज़ से मना कर दिया। आगे पुलिस दूसरे वाले किराए के मकान की तलाशी लेती है। यहाँ एक रूम वाला अपार्टमेंट था। पुलिस को घर के अंदर कई सारे सामान जैसे कि कपड़े, रोज़मर्रा के यूज़ होने वाली चीज़ें, मेकअप के सामान, ऐसी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। अगर सहनूर को कहीं जाना होता
तो वो सारा सामान लेकर जाती। बैग वैग सब वहीं पर पड़े हुए थे। सहनूर का सारा सामान तो यहाँ पर था, मगर वो नहीं थी। तलाशी में यह भी दिखा कि यहाँ सच में उस लड़की के साथ जरूर कोई और भी रहता था। पुलिस की एक टीम सहनूर के मोबाइल नंबर की सीडीआर और लोकेशन वगैरह निकालती है। घर में सारा सामान तो पड़ा हुआ था, फिर लड़का और लड़की कहाँ जा सकते हैं। प्यार के एंगल को तो सहनूर के घर वालों ने नकार दिया था, लेकिन यहाँ की सारी चीज़ें दो लोगों के रहने के सबूत दे रही थी। क्या पता कि दोनों ने यह बात घर वालों से छिपाई हो, फिर दोनों ने भागकर शादी कर ली हो और कहीं दूर रह रहे हों। लेकिन यह भी था कि अगर वो भागे भागे होते तो अपना सामान लेकर गए होते। सारी चीज़ें विरोधाभास प्रतीत हो रही थीं। पुलिस को यह भी लगने लगा कि अगर वह कहीं गए हैं और उनका सामान यहाँ पर पड़ा हुआ है, तो वह ज़रूर कभी न कभी अपने सामान लेने के लिए आएंगे। यही सोचकर पुलिस ने अपने कुछ मुखबिर और खबरियों को सचेत किया और इस मकान पर नज़र रखने को बोल दिया। उधर टेक्निकल जांच करने वाली टीम को सहनूर के पुराने कॉल डिटेल रिकॉर्ड में एक लड़के का नाम पता चलता है, राशिद। सहनूर राशिद के साथ इसी घर में लिविंग में रहता था। उसको अपने घर वालों से डर लग रहा होगा, इसलिए सहनूर अपने प्यार के साथ कहीं चली गई। सहनूर की तो कोई खोज खबर नहीं थी, इसलिए अभी पुलिस ने राशिद के बारे में पता करना शुरू किया कि यह कौन है, कहाँ रहता है, अभी कहाँ पर है। राशिद के बारे में थोड़ी तफ्तीश करने पर पता चला कि ये उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। इसका घर यहीं के बागोवाली नामक गांव में है। यह पता चलते ही देहरादून पुलिस ने मुजफ्फरनगर पुलिस से कांटेक्ट किया, उनसे राशिद के बारे में पता कराया। पुलिस राशिद के घर पर पहुंच भी जाती है, उसके घर वालों से पूछताछ भी करती है, पर पुलिस को यहाँ पर राशिद नहीं मिला। नए साल की शुरुआत होने के बाद ये यहाँ से कहीं चला गया था। पुलिस राशिद के घर वालों से उसकी फ़ोटो ले लेती है। उस फोटो को संस्कृति विहार में लगे मुखबिर को भेजा गया। अगर ये आदमी दिखे तो तुरंत ही पुलिस को खबर देना। धीरे धीरे समय बीत रहा था। जनवरी से फरवरी आई, फरवरी से मार्च आ गया। अभी तक केस में कुछ खास प्रोग्रेस नहीं हुई थी। ना तो सहनूर का पता चल रहा था और ना ही राशिद का। वैसे सहनूर की माँ भी राशिद को जानती थी। उन्होंने बस इतना ही पता था कि राशिद उनकी बेटी का दोस्त है। जब माँ का बेटी से कांटेक्ट नहीं हुआ तो उन्होंने इस लड़के राशिद को भी कॉल करके अपनी बेटी के बारे में पूछा था। किसी ने कहा था कि वो ब्यूटी पार्लर में काम करती है, कहीं गई होगी, मुझे नहीं पता। फिर बाद में इसका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था। जब राशिद का नाम माँ ने सुना तो उनको यह बात याद आई थी। अचानक से ही 30 मार्च 2024 के दिन मुखबिर लोकल पुलिस को सूचना देता है कि सहनूर के किराए के मकान में कोई लड़का आया हुआ है। अब बिना देरी किए पुलिस तुरंत ही संस्कृति विहार के उस घर में पहुंचती है और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। वह घर से कुछ सामान पैक करके कहीं ले जाने वाला था। पूछताछ में उसने अपना नाम राशिद बताया और सहनूर उसकी फ्रेंड थी यह भी बताया, और यह उसके साथ लिव इन में रहता था। मगर फिर दोनों अलग हो गए, जिसके बाद इसने देहरादून छोड़ दिया। अभी सहनूर कहाँ पर है इसको कोई आइडिया नहीं। अब पुलिस राशिद की भी उस समय की लोकेशन निकालती है। इसमें सामने आया कि सहनूर की लास्ट लोकेशन उस किराए के घर में जब दिखी थी, तब ये लड़का राशिद भी वहीं पर मौजूद था। उसके बाद लड़की का फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था। पुलिस के सामने ऑलरेडी लिव इन में रहने वाले कई कपल्स की स्टोरी थी कि कैसे दो प्यार करने वाले बिना शादी के पति पत्नी की तरह एक ही घर में रहते हैं और फिर उनमें से एक दूसरे का कत्ल करके भाग जाता है। कई सारी चीज़ें पुलिस के दिमाग में थी। फिर उन्होंने अपने तरीके से राशिद की खातिरदारी की, जिसके बाद राशिद सच उगलना शुरू कर देता है। यह बात 2017-18 के आसपास की है। उस दौरान सहनूर देहरादून आ चुकी थी और ब्यूटी पार्लर में काम सीख रही थी। राशिद अपने घर मुजफ्फरनगर में था। वैसे राशिद जब अरेस्ट हुआ तो उसकी उम्र 23 साल थी और सहनूर की उम्र 24 साल। तो राशिद मुजफ्फरनगर में बाइक मैकेनिक शॉप में काम करता था। एक दिन उसने अपने किसी जानने वाले को नंबर टाइप करके कॉल किया, मगर उस नंबर के कुछ अंक में हेरफेर हो गया और वह कॉल गलती से किसी और को लग जाता है। वो नंबर था सहनूर का। राशिद के बात करने पर पता चला कि इसने गलती से गलत नंबर डायल कर दिया है। उधर से सहनूर ने भी अच्छे अंदाज में कहा कि कोई बात नहीं, गलती हो जाती है। कुछ सेकंड बात हुई होगी, फिर फ़ोन कट गया।
राशिद को सहनूर की आवाज़ और उसकी बातें सुनकर बहुत अच्छा लगा। उसने थोड़ी हिम्मत जुटाकर फिर से उसी नंबर पर कॉल किया। इसने कहा कि इस बार आपको जानबूझकर कॉल किया है। आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। सहनूर यह सुनकर मुस्कुरा देती है। अब बस क्या था, यहीं से राशिद और सहनूर की बातचीत होनी शुरू हो गई। धीरे धीरे दोनों मिलना मिलना जुलना शुरू कर देते हैं। मुजफ्फरनगर से देहरादून के बीच बस लगभग 120 किलोमीटर की दूरी है। दोनों साथ में देहरादून घूमते हैं, साथ में बैठते हैं, खाते पीते हैं। एक तरह से इनकी लव स्टोरी शुरू हो गई थी। राशिद सहनूर के किराए के मकान में भी मिलने आता था, जहाँ पर वे पहले रहा करती थी। ऐसे ही धीरे धीरे 4 से 5 साल गुजर गए। अब इन्होंने सोचा कि इन्हें लिव इन में रहना चाहिए। फिर सितंबर 2023 में सहनूर ने अपना पुराना किराए का मकान खाली किया और उसी इलाके में दूसरे किराए के मकान में शिफ्ट हो गई। वहीं पर ये राशिद के साथ लिव इन में रहना शुरू कर देती है। सहनूर ने राशिद को बता रखा था कि वह ब्यूटी पार्लर में काम करती है। सहनूर हर रात देरी से घर पहुंचती थी, कभी कभी तो सुबह घर वापस आती थी। दोनों साथ में रहने लगे तो शुरू में राशिद को इस चीज़ से कुछ खास दिक्कत नहीं थी। राशिद के अनुसार इसने सहनूर से उसके ब्यूटी पार्लर का एड्रेस पूछा था, मगर सहनूर कोई ना कोई बहाना बहाना करके टाल देती थी। लेकिन सहनूर ने कभी भी उसे अपने ब्यूटी पार्लर का पता नहीं बताया। वो हर बार कहती कि काम ही इतना ज़्यादा है कि लेट हो जाता है। ठीक है, अगली बार से टाइम टाइम का ध्यान रखेगी, टाइम से घर पर आएगी, मगर ऐसा होता नहीं था। वो अक्सर ही लेट आती थी। धीरे धीरे साथ रहने की वजह से जब थोड़ा प्यार कम होने लगा, एक दूसरे की कमियां नजर आने लगी, तो उनके बीच रिलेशन खराब होने लगते हैं। राशिद के दिमाग में चलने लगा कि सहनूर का किसी और के साथ संबंध है, या फिर सहनूर किसी गलत काम में इन्वॉल्व है, तभी वह रात में लेट आती है या अगले दिन आती है। कहीं उसका दूसरे लड़कों के साथ कुछ चल तो नहीं रहा। रात में कई बार राशिद सहनूर का वेट करता था, मगर वह देरी से आती, जिस वजह से राशिद गुस्सा भी होता था। फिर उनके आपस में झगड़े हो जाते थे। ऐसे ही ये सिलसिला चल रहा था। अब तारीख आती है 26 दिसंबर 2023 की। इन्होंने सितंबर 2023 से साथ में रहना शुरू किया था। मतलब 3-4 महीनों में सारा प्यार व्यार का बुखार उतर गया था। तो 26 दिसंबर 2023 की रात में भी राशिद सहनूर का वेट करता है, लेकिन इस दिन भी सहनूर रात के करीब 2:30 बजे घर पर आती है। अब रात क्या कहें, 27 दिसंबर की सुबह कह सकते हैं। उसके घर आते ही राशिद ने गुस्से में उससे पूछा कि कहाँ थी और क्या कर रही थी। सहनूर बताती है कि शादी का सीज़न चल रहा है, ऑर्डर्स आते हैं, उसमें ही लेट हो गया। इसके बाद ही राशिद के दिमाग में जो चल रहा था कि वो कोई गलत काम करती है, राशिद वही बात सहनूर को बोल देता है। यह सुनकर सहनूर भड़क गई और कहा कि मेरे काम को लेकर कुछ मत बोलो, अपने काम से काम रखो। सहनूर ने राशिद के गाल पे थप्पड़ भी जड़ दिया। इसके बाद राशिद आग बबूला हो जाता है। फिर राशिद ने सहनूर का गला पकड़ा और दबाना शुरू किया, और वह तब तक दबाता रहा जब तक कि उसकी सांसें नहीं थम गई। थोड़ी देर बाद जब मामला शांत हुआ तो राशिद को समझ में आता है कि इसने ये क्या कर दिया। उसने एक कत्ल कर दिया था। अब यह क्या करे, इसको जेल जाना पड़ेगा। राशिद इंटरनेट पर भी काफ़ी एक्टिव रहता था। इसको क्राइम्स की न्यूज़ें मिलती रहती थी, कहाँ पर किस कातिल ने लाश को कैसे ठिकाने लगाया। क्राइम शो, सीरियल, सारी चीज़ें इसके दिमाग में घूमने लगी। इसके बाद ही इसने सोचना शुरू कर दिया। राशिद प्लान बनाने लगा। सुबह होते होते यह सोच लेता है कि इसको क्या करना है। यह सुबह 10 बजे के आसपास तैयार हुआ और सहनूर का एटीएम कार्ड लिया। इसको पिन नंबर पता था। फिर उसके एक्टिवा स्कूटी उठाता है और निकल पड़ता है। पहले तो इसने सहनूर के एटीएम से 17,000 रुपये निकाले। फिर यह सीधे पटेल नगर के लालपुल में स्थित विशाल मेगा मार्ट गया। वहाँ से लाल रंग का बड़ा सा सूटकेस लिया, जिसमें इसको लगा कि सहनूर फिट हो सकती है। इसके बाद इसने मुस्कान चौक के एक हार्डवेयर शॉप से कुछ मीटर रस्सी खरीदी। सारी खरीदारी करने के बाद वापस घर आया। सहनूर को उसी के पैसे से खरीदे गए सूटकेस में पैक करने की कोशिश करता है। यह फिट नहीं होती तो ज़बरदस्ती तोड़ मोड़ कर फिट किया। पहले तो उसके दिमाग में आया कि रात में किसी सुनसान जगह पर जाएगा या फिर मसूरी की पहाड़ियों से सूटकेस को फेंक देगा। लेकिन अगर ये रात में इतना बड़ा सूटकेस लेकर घूमेगा तो पुलिस वाले रास्ते पर चेकिंग करते हैं। इतना बड़ा सूटकेस रात में देखकर किसी को भी शक हो जाएगा। अगर ये दिन में निकले तो कोई भी ध्यान नहीं देगा।
कौन आदमी लाश ठिकाने लगाने के लिए दिन में निकलता है। यही सोचकर इसी इसी वक्त लाश को ठिकाने लगाने की तैयारी की। यह सूटकेस को सहनूर की स्कूटी के पीछे रस्सी से बांध देता है और निकल पड़ा। चूंकि ये अक्सर ही सहारनपुर रोड से होते हुए मुजफ्फरनगर और देहरादून के चक्कर काटता रहता था, तो उसको सारी चीज़ें पता थी। कहाँ पर कौन सा जंगल है, कहाँ पर खाई है, कहाँ पर लोग कम होते हैं, कहाँ पर ज़्यादा होते हैं, वगैरह वगैरह। अब आशा रोड़ी से करीब 5-6 किलोमीटर और अंदर कच्चे रास्ते पर जाता है, जहाँ पर कोई आता जाता न हो, दूर दूर तक कोई घर न हो। चलते चलते ये एक घने जंगल में खाई के पास आ गया। फिर इसने सूटकेस को खाई में ही फेंक दिया। झाड़ियों में वो सूटकेस गिरकर छिप भी गया। अब कोई भी उसको आसानी से देख भी नहीं सकता था। इसके बाद राशिद वापस स्कूटी से रूम पर आता है। इसने सहनूर के फ़ोन को स्विच ऑफ किया। फ़ोन को अपने पास रख लेता है। सहनूर का एटीएम कार्ड भी इसके पास ही था। इसके बाद ये स्कूटी से ही अपने घर मुजफ्फरनगर चला गया। वहीं पर सहनूर की माँ ने राशिद को कॉल करके सहनूर के बारे में पूछा था। फिर राशिद ने झूठी कहानी सुनाकर फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। उसके बाद ये स्कूटी से पानीपत चला गया। पानीपत के विद्यानंद कॉलोनी में राशिद की बहन रहती थी। राशिद अपनी बहन के घर में ही रहने लगता है। वहीं पर इसने पिकअप गाड़ी के हेल्पर के तौर पर काम करना भी शुरू कर दिया। जो भी गाड़ियां सामान ट्रांसपोर्ट करती हैं, उसको लोड अनलोड करना। राशिद यह भी ध्यान देता कि सहनूर की किसी भी तरह की खबर न्यूज़ में तो नहीं आ रही, अखबार में तो नहीं छप रही, या किसी को लाल सूटकेस तो नहीं मिला। सहनूर के बारे में पुलिस जांच तो नहीं कर रही। धीरे धीरे लड़की को गायब हुए 3 महीने हो जाते हैं और उसकी किसी भी तरह की खबर राशिद ने नहीं सुनी थी। ऐसे इसको यकीन हो गया था कि यह राज राज ही रहेगा, मगर इसको पता नहीं था कि देहरादून पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू कर चुकी है। मुखबिर घर के आसपास लगे हुए हैं। राशिद का कुछ सामान था जो कि सहनूर के किराए के मकान में पड़ा हुआ था। उन्हें ये लाना भूल गया था। राशिद को लगता था कि पुलिस कुछ नहीं कर रही है, तो ये जल्दी ही देहरादून जाकर सामान लेकर आ जाएगा। फिर यह 30 मार्च की रात में देहरादून के संस्कृति विहार पहुंचता है। वहीं पर कुछ मुखबिर ने उसको देख लिया और पुलिस को खबर कर दी। 30 मार्च को ही पुलिस ने राशिद को अरेस्ट कर लेती है। अगले दिन तक इसकी कहानी भी बाहर आ गई। उसी दौरान पुलिस इसके बताए गए जगह पर पहुंची और जंगल से सूटकेस बरामद किया। सूटकेस के अंदर सड़ी गली हालत में एक लाश मिलती है, जिसका केवल कंकाल ही बचा हुआ था। चेहरा बिल्कुल भी पहचानने लायक नहीं था। कुछ कपड़े और गहने भी लाश से लिपटे हुए थे। पुलिस लाश को बरामद करके पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। सहनूर के परिजनों को उसका सामान दिखाकर पहचान कराई जाती है। लाश तो बिल्कुल भी पहचानने लायक नहीं थी, इसलिए उसका डीएनए जांच कराया गया। वहीं राशिद की बहन के घर से सहनूर का मोबाइल फ़ोन, उसका एटीएम कार्ड, उसकी स्कूटी, सब कुछ बरामद हो जाता है। इसी तरह से दो प्यार करने वाले बिना शादी के लिव इन में रहते हैं और शक की वजह से एक कत्ल हो जाता है। राशिद को कोर्ट में पेश करने के बाद जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। अब इसकी ज़िंदगी जेल में ही बीतेगी। धन्यवाद।